हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप में से जो कैंडिडेट्स आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी या एसबीआई पीओ मेंस आपने दिया है या आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस है, तो उसमें क्रिटिकल रीजनिंग ये जो सेक्शन है रीजनिंग में आता है। इसको हम हायर ऑर्डर रीजनिंग भी कहते हैं, इसको एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, इसको वर्बल रीजनिंग भी कह सकते हैं। अलग अलग इसके नाम है। ये जो सेक्शन है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे जी मैट है, जीआरई है या कैट का एग्ज़ाम है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन में भी आते हैं। क्योंकि ये जो है मतलब रीजनिंग है, लेकिन ना इसका जो बेस है वो इंग्लिश है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश पे आपका कमांड है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट पहले मॉक टेस्ट में करने का ट्राई कीजिए, 10 से 15 मॉक टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने काफ़ी कैंडिडेट से बात किया है, उनका कहना है कि सर हमारा यहाँ पे एक्यूरेसी 50% से कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वेगनेस आता है, पता नहीं होता है कि आंसर एग्जैक्टली क्या है। जैसे बाकी नॉर्मल रीजनिंग में क्या है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट आपने बना ली तो आपको पता चल गया, सिलोजिज्म में पता चलता है, ब्लड रिलेशन में हमें पता चलता है जब हम सॉल्व करते कि यार ये क्वेश्चन, ये आंसर मेरा सही है या गलत है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। अगर आप आंसर की भी देते हैं, अलग अलग जो आज के डेट में जीपीटीज़ है, जैसे एआई के टूल्स है, अगर आप उसको भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आपको अलग अलग मिलेगा। मैंने ये काफ़ी ट्राई किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले आप खुद को टेस्ट करने का ट्राई कीजिए मॉक टेस्ट में कि आपका परफॉर्मेंस इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा आता है। और मुझे लगता है अगर आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% या उससे ज़्यादा है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे आप इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका यहाँ पे इंग्लिश अच्छा होना ज़रूरी है। जिनका इंग्लिश में 75 या 80% से ज़्यादा स्कोर आता है उनको मैं सजेस्ट करूँगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर 2024 का पेपर अगर देखा जाए तो वहाँ पे 18 से 19 क्वेश्चन थे, यानी कि 30% वेटेज इस टाइप के क्वेश्चन को था। तो आप मुझे बताइए, आप सॉल्व करते नहीं करते। और इसमें 2024 में एक पैसेज आया था, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। आपको उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए बताना पड़ता है कि भाई मार्केट में 4-5 प्लेयर हैं जो आरबीआई का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सब ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर क्वालिटी का है कंटेंट सबका। आप देख सकते हैं कि आपको कौन पढ़ा रहा है, उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। हमारी ऑलरेडी 4 बैच कंप्लीट हो चुकी है इस साल की। अब ये नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप जीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीडिया है वो फ्री रिसोर्स है, तो आप उससे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें मंथली, वीकली एंड डेली वर्जन्स मिलते हैं। आप एक बार चेक कीजिए, 5 दिन पढ़िए, आपको अगर लगता है यार इसमें कुछ क्वालिटी है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्रिटिकल रीजनिंग, हायर ऑर्डर रीजनिंग, या आप इसको वर्बल रीजनिंग भी कह सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन आते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट वाले आते हैं, करेक्ट, स्ट्रेंथन वीकन वाले भी आ सकते हैं, ये सेम टाइप का हो गया, करेक्ट। कंक्लूजन वाला आ सकता है, इन्फरेंस वाला आ सकता है, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कॉज एंड इफेक्ट है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 200 क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए आरबीआई के लिए मैंने एक फ्लो बनाया है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी आता है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है, इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी। और ये एक अच्छी बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग में आता है, तो आप इसका हिंदी वर्जन देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी वर्जन इसमें अच्छे से समझ में आता है तो मुझे लगता है आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में आते, मान लीजिए इंग्लिश में भी आ सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे आपको वर्जन नहीं मिलता हिंदी वाला। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका हिंदी वर्जन चेक कीजिए और उसमें देखिए आपकी एक्यूरेसी कितनी है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है कि भाई क्या पूछा है। यहाँ पे असम्पशन है, कंक्लूजन है, इन्फरेंस है, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग है, किस टाइप का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पूछा है, करेक्ट। उसके बाद सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आप पैसेज पढ़िए, करेक्ट। तो यहाँ पे टोन देखिए कि फ्लो देखिए किस टाइप का फ्लो है। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। देयरफॉर यानी कि ये कंक्लूजन होता है, बिकॉज, सिंस ये रीजन होता है, करेक्ट। हाउएवर, बट ये कॉन्ट्रास्ट होता है। तो ऐसे वर्ड आपको सबसे पहले वहाँ पे देख लेने हैं। अगर आप पेपर पे भी लिख सकते कि यार देयरफॉर है, करेक्ट। तो ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स आइडेंटिफाई करना बहुत
इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। करेक्ट। डू नॉट यूज योर ओन नॉलेज और मेक अजम्पशन आउटसाइड द पैसेज बेस्ड योर आंसर्स ओनली ऑन व्हाट इज गिवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हम भूल जाते हैं। हम क्या करेंगे, मान लीजिए एनवायरनमेंट के बेसिस पे कुछ आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो पैसेज में दिया हुआ उसके बाहर का, जैसे आपने देखा होगा रीजनिंग में क्या आता है, ऑल डॉग्स आर कैट्स। भाई ऐसा थोड़ी होता है, करेक्ट, ऐसा लाइफ में थोड़ी होता है, लेकिन वहाँ पे दिया है तो उसके बेस पे हमें करना है। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आइडेंटिफाई करना कीवर्ड्स। तो इसीलिए कभी भी वो पैसेज के बाहर जाना नहीं है, और ये बहुत मुश्किल है, कहने के लिए बहुत ईजी है। मैं भी मतलब जब पढ़ूंगा तो हम भूल जाएंगे यार, ये हमें लगता है यार ये ऐसा थोड़ी है। हम नॉर्मल बात देखते कि हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, करेक्ट। फिर आपको इसको लॉजिकली कनेक्ट करना है। फॉलो द स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप, चेक इफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट्स, दिस इज लाइक अ डिटेक्टिव, करेक्ट। तो जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे ही आपको आंसर निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर अजम्पशन व्हाट मस्ट बी ट्रू फॉर द आर्ग्यूमेंट टू होल्ड। भाई क्या सही होना चाहिए यहाँ पे, कंक्लूजन के लिए क्या है, व्हाट डेफिनेटली फॉलोज फ्रॉम द पैसेज। भाई ये डेफिनेटली फॉलो होगा ही होगा, तो ये कंक्लूजन है, करेक्ट। फॉर स्ट्रेंथन एंड वीकन व्हाट सपोर्ट्स और चैलेंजेस द मेन आर्ग्यूमेंट। तो वहाँ पे देखना है कि इसने सपोर्ट किया है या अदरवाइज। ये बहुत बार मैंने देखा है, इसमें गलती इसलिए होता है कि हम पैसेज में दिया हुआ उसके बाहर का सोचते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ब्रेन को कंटिन्यूसली बोलना है कि भाई इसके बाहर का सोचना नहीं है, जो पैसेज में दिया है उसी को ही सोचना है। और फिर यहाँ पे थोड़ा शांति से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। या ये देखो, ये अलग अलग एबिलिटी है। मैथ्स में तो बहुत अलग है, 2 + 2 4 ही आएगा, सबका आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप किस तरीके से सोचते हैं, इसीलिए इसको क्रिटिकल कहा गया है, करेक्ट, या हायर ऑर्डर रीजनिंग कहा गया। तो ये आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, और फिर यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं कितने अलग अलग आंसर आते हैं। और इसका आप कहीं पे भी ट्राई कीजिए, आप आपके जो टीचर होंगे उनको भी पूछ के देखिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर आपका 4 में से 3 सही आ रहा है, 4 में से 3, जैसे मान लीजिए अगर आपने 400 क्वेश्चन सॉल्व किए और 300 सही आते, तो फिर आप एग्जाम में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, करेक्ट। 75% एक्यूरेसी भी अगर आती है तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। देखो, अगर 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से आपके 15 सही आ जाएंगे, 5 गलत आ जाएंगे, तो भी आपका नेट स्कोर 13-14 के आसपास आ जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा है। जिसका इंग्लिश पे कमांड है, जिसमें इंग्लिश का स्कोर जिसका 80% से ज़्यादा होता है, उसको मैं ये सजेस्ट। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो की आपकी जो टर्म्स है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, आर्ग्यूमेंट है, करेक्ट। एन आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ, भाई कंक्लूजन है मेन पॉइंट, 1 और मोर फैक्ट्स, प्रीमाइसेस, एविडेंस दिया हुआ है वहाँ पे, एंड अजम्पशन, अनस्टेटेड सपोर्ट। तो ये क्या है, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अजम करनी पड़ती है। तो ये है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तब अब आपको धीरे धीरे बात ये समझ में आएगी। तो ये एरिया आइडेंटिफाई कीजिए। अदरवाइज मैंने देखा है कि पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में लोग बहुत टाइम जाता है, और उसमें क्या है, ऑल और नन है। उसमें मैक्सिमम अगर आ गए तो 4-5 सही आ जाएंगे, या अदरवाइज एक ही सही आएगा, बाकी गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथन or weaken an argument, always identify and test the unstated assumption, that is the real weak point, करेक्ट। तो ये अनस्टेटेड assumption ये भी है, तो इसीलिए क्या ना, ये बहुत ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इमोशंस कंट्रोल करना, हमारी थिंकिंग कंट्रोल करना कि भाई इस पैसेज के बाहर कैसे जाए। तो इसलिए जब आप बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आएगा, करेक्ट। इट इज़ द मेन आइडिया और द क्लेम मेड इन द पैसेज बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। तो यहाँ पे फैक्ट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क यूरसेल्फ व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू प्रूव, दैट इज योर कंक्लूजन। भाई ऑथर क्या कहना चाहता है, आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है, वहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहता है वो यहाँ पे देखना है, करेक्ट। फैक्ट्स एंड प्रीमाइसेस, दीज आर क्लियरली स्टेटेड एंड फैक्चुअल सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द कंक्लूजन। क्लियरली वहाँ पे दिया हुआ है। Don't challenge the facts, accept them as true and base your logic based on them, वही वो गलत भी क्यों ना हो, करेक्ट। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में, जनरल अंडरस्टैंडिंग में जो आप डे टू डे देखते हैं, जैसे नॉर्मल है, जैसे आपको पता है सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, लेकिन उसमें कहा गया भी वेस्ट से, तो हमें मान लेना। आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई ये गलत है। तो ये जो है, ये आपका थॉट प्रोसेस, ये आपके थॉट्स पैसेज के बाहर नहीं जाने चाहिए, उसी में ज़्यादा गलती यहाँ पे होती है। असम्पशन क्या है, एन अनस्टेटेड बिलीफ और आइडिया दैट मस्ट बी ट्रू फॉर द आर्गुमेंट टू वर्क।
तो जैसे मैंने ये सन वाला दिया है, इसमें ये अजम्पशन है कि भाई सन घूमता है और या हमारी पृथ्वी अर्थ घूमती है और वो फिर बार बार आता है। तो ये क्या हो गया, ये अजम्पशन हो गया, करेक्ट। तो जो स्टेटमेंट दिया, तो इसलिए अजम्पशन जो है भाई उस पैसेज के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए ट्रू होने के लिए वो अजम्पशन सही होना ज़रूरी है, वो देखना यहाँ पे आपको पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिसका हिंदी अच्छा है, हिंदी, तो आप क्या कीजिए, इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है हिंदी वाला, वो करके देखिए। अगर आपकी वहाँ पे 70-80% एक्यूरेसी आती है तो एग्जाम में उस टाइप की, ये टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करने हैं। रिमूव द अजम्पशन एंड सी इफ द आर्गुमेंट फॉल्स अपार्ट, इफ यस यू हैव फाउंड इट, करेक्ट। तो ये इसमें सही करना है। जैसे मान लीजिए अगर ये मैंने सन वाला दिया कि भाई सन वहाँ पे स्टैटिक रहेगा मान लीजिए, तो ये जो है हम जो बोलते हैं राइजेस वाला पार्ट, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो अर्थ का घूमने वाला पार्ट है वो उसमें अजम्पशन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी हमें वो पैसेज के बाहर जाना पड़ता है, लेकिन पैसेज में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए वो अजम्पशन ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो अजम्पशन दिया, जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। इन्फरेंस क्या होता है, एन इन्फरेंस इज अ लॉजिकल आउटकम और इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन. It must be 100% based on the passage. If goes even slightly beyond, it is incorrect. करेक्ट। तो ये क्या हो गया भाई, ये थ्योरी हो गई, इससे आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। जब आपको एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको सरप्राइज होगा। कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 लोग इसको सीरियसली अटेम्प्ट करें, तभी आपको पता चलेगा कि भी किस टाइप के अलग अलग आंसर्स कैंडिडेट्स के आ रहे हैं। तो चलो अभी देखते हैं। ये है, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ये मैं आपको देता हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो पैसेज जो दिया हुआ है, इन अ रिसेंट डिबेट देयर हैव बीन ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. Environmentalists are arguing the government to impose strict regulation on plastic production and usage, citing the harmful effects of plastic waste on ecosystem. Many businesses, however, argue that plastic is essential for packaging and that alternatives may increase कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स. बस इसमें जितना दिया है उसी के बेसिस पे ही आपको आंसर देना है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन प्लास्टिक. करेक्ट. तो ये यहाँ पे है, आपको इसका आंसर देना है. सेम पैसेज है. विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द बिजनेस आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ प्लास्टिक. यहाँ पे आपको वीकन वाला आर्गुमेंट यहाँ पे देखना है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. तो यहाँ से क्या इन्फरेंस लगता है, सिर्फ पैसेज के बेसिस पे वो निकालना है. एंड देन व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन. तो जितना पैसेज में दिया है उसके बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना है. तो ये 4 क्वेश्चन हैं, अच्छे से सॉल्व कीजिए. और अगर आपको अभी एट प्रेजेंट लेवल में अगर 50% भी एक्यूरेसी इसमें आती है तो भी मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 50% यानी कि आपके 5 सही आ जाएंगे, 5 गलत आ जाएंगे. जो 5 गलत आ जाएंगे उसके आपके 1.25 मार्क्स माइनस होंगे. तो 3.75 आपका स्कोर बनेगा 10 में से. तो ये ठीक है, करेक्ट, ये ठीक है एट प्रेजेंट लेवल. एक्चुअली मैंने कहा 70 to 80% एक्यूरेसी यहाँ पे आनी चाहिए. अगर आपको लगता है इस टाइप के आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. तो ये जो 4 क्वेश्चन है 2 या 3 दिन में मुझे, लेकिन एक उसमें कंडीशन है, कम से कम मुझे 20 रिप्लाईज आने चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि भी आप इंटरेस्टेड हो. तो मैं 2 या 3 दिन के बाद इसका जो सोल्यूशन है वो बताऊँगा. और देखते हैं मुझे क्या लगता है. मैं अलग अलग जो टूल्स अवेलेबल है रीजनिंग के या AI के, उसका भी यूज़ करूंगा और आपको बताऊंगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म ने इसका आंसर क्या दिया है. कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस.